हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से मॉर्गेज का बंधक। ठीक, तो आइए देखते हैं। सेक्शन 58 से ये स्टार्ट होता है और सेक्शन 58 क्या कहता है? सेक्शन 58 हमें मॉर्गेज के बारे में बताता है कि बंधक क्या है। सिंपल ढंग से आप इसको समझ लीजिए, पढ़िएगा आप खुद डायरेक्ट में से या बुक में से। पहले तो ये समझिए मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज एक ऐसा तरीका है जहाँ कोई भी प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज की जा रही है वो ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट होगा, उसमें उस प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट होगा, ना कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। प्रॉपर्टी देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे पोजेशन दे दें, आप उसको ओनरशिप दे दें। ठीक है, ओनरशिप हम कब देते हैं? ओनरशिप देते हैं जब हम सेल करते हैं। सेल में आपने पढ़ा होगा ना, सेल में ही तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें ये कहता है कि जिस भी प्रॉपर्टी के लिए आप इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। उस प्रॉपर्टी का आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रॉपर्टी यही है वो। ये नहीं कि मैंने नाम ले दिया उसका और प्रॉपर्टी तो मेरी कहीं और है। स्पेसिफाइड होनी चाहिए वो। ठीक, ये बात इसमें कही गई है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, वो डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है इसमें मॉर्गेजर, फिर आती है मॉर्गेजी, उसके बाद आता है मॉर्गेज मनी, और फिर आती है लास्ट में मॉर्गेज डीड। अब एक एक करके समझिए आप, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। भाई मैं हूँ, मुझे अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी है, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक, मैं एक पर्सन के पास जाती हूँ अपनी प्रॉपर्टी के लिए कि भाई आप ये रखो और मुझे इतना पैसा उधार दे दो। तो मैं क्या हुई? मैं हो गई मॉर्गेजर। ठीक, मैं क्या हो गई? मॉर्गेजर हो गई। अब जिसके पास मैंने प्रॉपर्टी रखी है इंटरेस्ट के लिए, वो मॉर्गेज मनी के लिए, वो बंदा कौन हो गया? मॉर्गेजी हो गया। ठीक, अब उस पर्सन ने जो उसके बदले मुझे मनी दी है, जो उसने मुझे वो पैसा दिया है, ठीक, वो क्या हो गया? मॉर्गेज मनी हो गई। अब हम दोनों के बीच, मेरे और उस मॉर्गेजी के बीच, यानी कि मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच जो भी परफॉर्मेंस हुई है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो परफॉर्म किया गया है पूरा मॉर्गेज, वो हो गया मॉर्गेज डीड। क्लियर? अब इसमें नीचे आते हैं तो इसमें अब ABCD करके टाइप्स ऑफ मॉर्गेज बताए गए हैं। तो वो कितने हैं? वो 6 तरीके के हैं। एक एक को हम समझते चलेंगे। सबसे पहला आता है सिंपल मॉर्गेज। तो सिंपल मॉर्गेज क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती। सिंपल मॉर्गेज में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती दूसरे व्यक्ति को, बल्कि इसमें एक डीड तैयार की जाती है कि भाई अगर बंदा पैसे नहीं चुका सकता या नहीं चुका पाता तो उसकी संपत्ति को बेच सकता है। कौन? मॉर्गेजी। ठीक, लेकिन एक टर्म, एक प्रोविजन यहाँ जोड़ दिया गया है, एक कंडीशन यहाँ लगा दी गई है कि वो अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता। कोर्ट की इंटरफेरेंस ज़रूरी है, वहाँ कोर्ट इन्वॉल्व होगा वहाँ, तभी वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। ठीक है, वो बिकवाएगी कौन प्रॉपर्टी? कोर्ट, अपने आप नहीं। क्लियर? ये तो हो गया आपका सिंपल मॉर्गेज। दूसरा आता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसमें क्या है भाई, प्रॉपर्टी को ऑस्टेंसिबली सेल किया जाता है इसमें, यानी कि अगर प्रॉपर्टी को पूर्ण रूप से यहाँ क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है, तो कुछ कंडीशन रखते हैं इसमें। भाई प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट तौर पर बेच दी गई, पर यहाँ पर क्या हो गया? कुछ कंडीशन रख दी। अब वो कंडीशन क्या है भाई? पहली कंडीशन ये होगी कि अगर पैसा चुका देते हो तो जो प्रॉपर्टी बेचने का जो भी कोई वो सेल डीड आपने तैयार की है या जो भी कुछ है, वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी। फिर अगर आप पैसा पूरा चुका देते हो ड्यूरिंग टाइम, या जो भी कुछ उसने रखा होगा उस कंडीशन में अपना, अगर आपने पैसा, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कंडीशनल सेल, तो वो क्या हो जाएगी? वो शून्य हो जाएगी।
और अगर पैसा नहीं चुकाते तो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन क्या है कि जो भी कोई कंडीशन है, जो भी कंडीशन है वो डीड में लिखी ज़रूर होनी चाहिए। उसे माना तभी जाएगा जब वो मॉर्गेज डीड में लिखी हुई होगी कि भाई ये कंडीशन यहाँ लिखी है ऐसे, तभी मैं उसे प्रॉपर्टी को लेने का या प्रॉपर्टी वापस लेने का राइट रखता हूँ। ठीक है, ये हो गया मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब बात आती है यूज़ोफ्रक्चरी मॉर्गेज। ये क्या कहता है कि भाई इसको एक एग्जांपल से समझो आप। ए है, ए के पास कोई प्रॉपर्टी है। सपोज़ ए ने एक पूरी मार्केट है ए की अपनी एज अ कॉम्प्लेक्स, और उसमें दुकानें हैं जो उसने रेंट पे दे रखी हैं जिनसे उसका रेंट आता है। या फिर ये मान लो आप कि ए का एक घर है। मॉर्गेज हमेशा अचल संपत्ति का होगा, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। अचल संपत्ति होगी तभी वो मॉर्गेज बनेगा। ठीक है, अब समझिए इसको कि ए है, ए के पास एक घर है, बहुत बड़ा घर है, और उसने वो घर पूरा किराए पर दे रखा है, रेंट पर वहाँ लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब जिसमें मतलब जो उस रेंट से या जो उससे कुछ भी उसे प्रॉफिट हो रहा है काफ़ी उससे, ठीक है, उस रेंट से उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अब यही प्रॉपर्टी उसने क्या करा, उसने बी को ट्रांसफ़र या डिलीवर कर दी इस बेस पर कि भाई जो भी कोई रेंट आ रहा है इससे वो आप कलेक्ट करते रहो फॉर दैट अमाउंट जो ड्यू है, या इंटरेस्ट ऑफ मॉर्गेज मनी के तौर पे आप उसे वसूलते रहो। सिंपल कि भाई रेंट आ रहा मेरे किसी चीज़ का, उससे मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वो मैंने क्या करा, वो मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई ये आप लेते रहना और इससे आप अपना इंटरेस्ट निकालो, या मतलब जो भी कुछ है मॉर्गेज मनी आप अपनी पूरी करो, या जो भी है आप इससे वसूलते रहो। तो ये हो गई यूज़ोफ्रक्चरी मॉर्गेज। अब बात आता है फोर्थ, वो कहता है इंग्लिश मॉर्गेज। फोर्थ क्या है, इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या है, इसमें जो क्या कहते हैं आपका सॉरी, इसमें जो पर्सन है वो प्रॉपर्टी क्या करता है, एब्सोल्यूट तौर पर ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, मैंने एक चीज़ कंडीशनल सेल में मेरे मुंह से ये निकल गया था, सॉरी, कि वो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र करेगा, नहीं, वहाँ पर ऑस्टेंसिबल सेल हो रही है वो। ठीक है, तो अब हम यहाँ आते हैं। इंग्लिश मॉर्गेज कहता है कि इसमें व्यक्ति जो है वो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट तौर पर ट्रांसफ़र कर देता है, बट विद द कंडीशन कि जब व्यक्ति पैसा चुका देगा तो उसकी प्रॉपर्टी वापस से उसे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। भाई एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करके ट्रांसफ़र की गई, लेकिन पैसा चुकाने पर वही रजिस्ट्री वापस उसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। आपने कोई चीज़ दी, ये प्रॉपर्टी दी आपने कहा आप ये रखो, चाहे कैसे भी रखो, मतलब आपने रजिस्ट्री करके उसको दे दी। अब उसने कहा मैं पैसा चुका दूंगा, अब उसने अपने कहे अनुसार पैसा चुका दिया, तो चुकाने के बाद क्या होगा, वो जाके अपनी प्रॉपर्टी को वापस से अपने नाम ट्रांसफ़र करा सकता है। ये हो गया इंग्लिश मॉर्गेज। अब बात आती है नंबर 5, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ टाइटल डीड्स की बात हो रही है। ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी स्पेसिफाइड एरिया में, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड जो है ये कुछ स्पेसिफाइड एरियाज़ में चलती है, जैसे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट गजट निकाल कर अलाउ करती है किसी और जगह पर भी, तो ये वहाँ पर भी लागू होगी। अब इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या है। भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उन्हें आप ले जाकर किसी व्यक्ति के पास रख दो, और इस शर्त पर रख दो कि जब मैं पैसा चुका दूंगा तो मेरे सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस मुझे कर दोगे आप। सिंपल सी चीज़ है।
जो भी आपकी डीड है प्रॉपर्टी की, जो आपकी टाइटल डीड है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, वो आपने ले जाके रख दिया और आपने कहा कि मैं पैसा इस वक्त तक चुका दूंगा। तो चुकाने के बाद आप जाते हो वापस की, लाओ भाई मैंने तो पैसा चुका दिया, अब आप मेरे पेपर्स मेरे को वापस कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। अब इसमें एक चीज़ और आती है इसी में, टाइटल डीड में, इंग्लिश लॉ में इसे इक्विटेबल मॉर्गेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विटेबल मॉर्गेज। जस्ट फॉर कि किसी को भी अर्जेंट अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो इसके थ्रू पैसे ले सकता है। और ऐसा ही होता है जनरली, सबसे ज़्यादा यही होता है कि आपको अर्जेंट एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपने कुछ नहीं देखा, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने उठाए पेपर्स या जो भी कुछ है आपने ले जाके रख दिए। ठीक है, अब बात आती है लास्ट, एनोमलस मॉर्गेज। एनोमलस मॉर्गेज क्या है? ये ऐसा मॉर्गेज है जो ऊपर दिए हुए मॉर्गेज से अलग है। अब ये अलग कैसे है भाई? एनोमलस जो है ये कंबाइन करके मॉर्गेज बनता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या कंबाइन करके मॉर्गेज बनेगा? तो जितने भी हमने पांचों मॉर्गेजेस पढ़े हैं, सिंपल, कंडीशनल, यूजोफ्रैक्चरी, इंग्लिश, टाइटल डीड, इनमें से दो को कंबाइन करके ये एक मॉर्गेज बनता है। मतलब एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया गया मॉर्गेज में, लेकिन हर मंथ प्रॉफिट जो आएगा वो दिया जा रहा है। तो ये मॉर्गेज कैसा हुआ? सिंपल प्लस यूजोफ्रैक्चरी, दोनों आ गए ना इसमें। भाई सिंपल में क्या था? हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की ना बिल्कुल भी। यूजोफ्रैक्चरी में क्या था कि भाई मेरा ये रेंट आ रहा है, सॉरी, इससे जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है वो आप रखो अपने पास, यही तो था। तो क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अब ये नहीं कह सकते कि ये किसी एक ही मॉर्गेज पर बेस्ड है, क्योंकि इसमें दो मॉर्गेजेस जुड़े हुए हैं, वो कोई से भी जुड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरीके की कंडीशन रखी जा रही है, तब वो बनता है एनोमलस मॉर्गेज। समझ गए आप? चलिए, ये तो था आपका 58 जो पूरा हो गया। अब इसमें मैं एक चीज़ देख लेती हूँ कि कुछ केस लॉज आ रहे हैं इसमें या नहीं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, इसमें आप नोट डाउन करेंगे, जो सिंपल मॉर्गेज है उसमें एक केस लॉ है किशन लाल वर्सेस गंगाराम का। इसमें कहा गया कि बंधकदार को दावा लाए बिना सेल करने का कोई राइट नहीं है। कहा था ना मैंने कि कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, बिना कोर्ट के वो अपनी मर्जी से उसको नहीं सेल आउट कर सकता। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका सिंपल मॉर्गेज के लिए। अब चलते हैं हम इसमें सेक्शन 59 पर। सेक्शन 59 क्या कहता है? ट्रांसफ़र ऑफ मॉर्गेज व्हेन टू बी बाय एश्योरेंस। क्या कहना चाह रहा है ये, इसको आप समझ लीजिए। इसमें इसको हम दो उसमें डिवाइड करेंगे। इसमें दो बातें आती हैं सामने। पहली बात ये आती है कि अगर मॉर्गेज डीड या जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जा रही है उसकी वैल्यू 100 रुपये से या उससे ज़्यादा है, तो वो सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगा। सिवाय किस कंडीशन में? मतलब रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की कब ज़रूरत नहीं है? जब मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड हो रहा हो, तो उसको छोड़कर बाकी किसी भी कंडीशन में अगर 100 रुपये से ऊपर की वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जा रही है तो वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगी। क्लियर? अब वो कैसे होगी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में? तो इसके लिए दो कंडीशन आती है। पहली तो ये है कि भाई वो मॉर्गेजर द्वारा साइन होनी चाहिए, साइन बाय मॉर्गेजर होनी चाहिए। दूसरा,
अटेस्ट बाय 2 विटनेस, कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए वहाँ अटेस्ट के लिए, ठीक है। ये हो गई इसकी दोनों कंडीशन। अब इसमें दूसरी बात क्या कही है कि यदि प्रिंसिपल ऑफ मनी इज लेस देन 100 रुपीज़, अगर जो मनी है वो 100 रुपीज़ से लेस है, तो वहाँ पर दो बातें आ जाती हैं। तो वहाँ मोर्गेज या तो उसे रजिस्टर करके भी किया जा सकता है या डायरेक्ट डिलीवरी से भी किया जा सकता है, एक्सेप्ट सिंपल मोर्गेज। वहाँ क्या था कि एक्सेप्ट मोर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, और इस जब कब था वो, जब 100 से ऊपर की वैल्यू की प्रॉपर्टी थी। अब जब 100 से नीचे की वैल्यू की प्रॉपर्टी आ गई है तो यहाँ पर किसके बिना, सिंपल मोर्गेज, बिकॉज उसमें पोजेशन डिलीवर नहीं किया जाता। बात करी थी ना हमने इसी बात पे कि पोजेशन नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो इंटरेस्ट डिलीवर हो रहा है, खाली पोजेशन नहीं डिलीवर हो रहा है। ये हो गया आपका 59, ठीक। अब बात करते हैं हम 60, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एट ऑल पर्पस, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तरह। 60 बात करता है राइट ऑफ मोर्गेजर टू रिडीम, मतलब कि मोर्गेजर के अधिकार जो रिडीम के लिए हैं वो 60 बताता है कि कब वो उसको छुड़वा सकता है। एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो ये राइट है ये केवल मोर्गेजर के पास ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि जब पैसा उधार लिया तो जिस टाइम तक पैसा लौटाना है उस टाइम तक पैसा चुका कर जो प्रॉपर्टी है वापस लेने के अधिकार की बात करता है। इसे ही कहते हैं राइट टू रिडीम, ठीक। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल राइट है मोर्गेजर के पास, ठीक। कैसे है, अगर इन केस वो कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर कर वो ये बोलता है कि भाई मैं राइट टू रिडीम को छोड़ रहा हूँ, समझे आप इस बात को, कि भाई वो कह रहा है कि मुझे राइट टू रिडीम चाहिए ही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएगा। कैसे, क्योंकि कोर्ट जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल नहीं मानेगा और कोर्ट जो है वो यही प्रिज्यूम करेगा कि मोर्गेजर का जो रिडीम का राइट है, राइट टू रिडम्पशन है, वो कंटिन्यूअस है, वो बना हुआ है, वो बरकरार है और ये अधिकार उससे कोई भी नहीं छीन सकता। इसीलिए यहाँ से कोटेशन निकल कर आती है, वंस अ मोर्गेज इज़ ऑलवेज अ मोर्गेज, वंस अ मोर्गेज इज़ ऑलवेज अ मोर्गेज, ठीक, एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज रिडीवेबल। अब ये जो लाइन है यहाँ पर, वंस अ मोर्गेज इज़ ऑलवेज अ मोर्गेज, ये एक केस में कही गई है। उस केस को आप नोट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप बिल्कुल रट लेना। केस है सिदुका कमल नयन वर्सेस वीरा माशक, 1954 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ये बात बोली गई थी कि वंस अ मोर्गेज इज़ ऑलवेज अ मोर्गेज। क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम 60A की। 60A क्या कहता है, ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफ़र टू थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ रीट्रांसफरेंस टू मोर्गेजर। इसके सेंटेंस से ही आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं पूरा ना भी पढ़ूँ तो भी आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई जो मोर्गेजर है उसने जो मोर्गेज प्रॉपर्टी रखी है वो ये कह रहा है कि जब मैं पैसा चुका दूँ तो मोर्गेजी जो है वो प्रॉपर्टी मोर्गेज को ना देकर मोर्गेजर के बताए हुए पर्सन को, यानी कि थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस बंदे का उसमें नाम होना चाहिए स्पेसिफाइड, कि ये वो पर्सन है जिसको मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे बदले प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर दो आप, उसको डिलीवर कर दो आप, ठीक है। और ये सब किसके अंडर होगा,
सेक्शन 60 की कंडीशंस के अंडर होगा। कब होगा ये? जब राइट टू रिडीम मोर्गेजर के पास आ जाएगा। ठीक है। सॉरी। अब आगे चलते हैं हम। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्लॉज आ जाता है इसका, सेक्शन 67। अच्छा, 61 में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। सेक्शन 61 जो है उसमें से एक डॉक्ट्राइन निकलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंसोलिडेशन। नोट कर लेना आप और पढ़ लेना इसको आप खुद, डॉक्ट्राइन ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक, 61 में। अब आ जाओ 67 पे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से 60 राइट टू रिडीम है और इम्पॉर्टेंट है फॉर मोर्गेजर, इसी तरह से राइट टू फोरक्लोजर और सेल इज़ द राइट ऑफ मोर्गेजी। किसका राइट है ये? मोर्गेजी का राइट है। अब इसमें क्या कहा गया है इसको समझो आप भाई। जो मतलब क्या है, कैसे करेगा? अगर 60 में मोर्गेजर को वो राइट मिला हुआ है रिडीम का, तो उसको रोकने के लिए जो डिग्री ऑब्टेन की जाती है वही राइट टू फोरक्लोजर होती है। उसको रोकने के लिए कि भाई अभी रुक जाओ तुम अपने रिडीम के राइट से। ठीक, यही बात ये सेक्शन कहता है कि जो मनी लौटाने के लिए जो डेट रखी गई थी उसकी डेट आ गई है और वो ड्यू हो गई है, और मोर्गेजर ने कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं किया किसी भी तरह से, ना ही कोर्ट की तरफ से रिडम्पशन की कोई डिग्री पास हुई है। तो 60 में तब इस केस में मोर्गेजर के पास राइट टू फोरक्लोजर है कि कोर्ट मोर्गेजर के रिडम्पशन के राइट को रोक देगी। क्या करेगी? रोक देगी, वो स्टे कर देगी उसको, या फिर डिग्री दी जाए कोर्ट द्वारा कि भाई जो प्रॉपर्टी मोर्गेज के पास है, मोर्गेजी के पास है, उसे बेचने दिया जाए ताकि उससे वो अपना पैसा वसूल ले। भाई सिंपल सी बात है, जब करेगा कौन? कोर्ट ही तो करेगी ना। जब वो पैसा दे ही नहीं रहा है, उसने कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया, तो कोर्ट क्या करेगी? पहले आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट जाके आप क्या करोगे? फोरक्लोजर के लिए डिग्री पास आउट कराओगे। जब वो पास आउट कर देती है तो वो रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वो दे देता है तो ठीक है, नहीं देता तो भाई कोर्ट से परमिशन लेके क्या किया जाएगा? उसको सेल आउट कर देगा। सेल आउट करके क्या करेगा? जो उसका पैसा है वो रख लेगा अपने पास। ठीक, उससे अपना पैसा तो वसूल करेगा कम से कम। अब जो इसमें 67 में जो नीचे पॉइंट दिए हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंट में ये कहा गया है, ये बताया गया है कि कब और किस टाइप ऑफ मोर्गेज में फोरक्लोजर कर सकता है प्रॉपर्टी का, या किस में वो सेल कर सकता है, या कब वो दोनों नहीं कर सकता। ये बात इसमें बताई गई है। तो अब आप इसमें नोट डाउन करेंगे ये कि भाई जब अब 6 के 6 हम मोर्गेज पढ़ेंगे इसमें दोबारा कि किस में फोरक्लोजर का राइट है, किस में सेल का राइट है, किस में नहीं है। बात आती है पहले सिंपल मोर्गेज की। तो सिंपल मोर्गेज में क्या है? फोरक्लोजर का राइट नहीं है उसको, लेकिन वो बेच सकता है, उसको राइट टू सेल है। फोरक्लोजर का राइट नहीं है सिंपल मोर्गेज में। इसके बाद आता है यूज़ोफ्रक्शरी मोर्गेज। इसमें क्या है? इसमें उसको दोनों में से कोई भी राइट नहीं है, नो राइट ऑफ फोरक्लोजर और नो राइट टू सेल। अब बात आती है इसी तरह इंग्लिश मोर्गेज की। तो इंग्लिश मोर्गेज में क्या है? नो राइट ऑफ फोरक्लोजर बट कैन सेल इट। ठीक है, सेल का राइट है, फोरक्लोजर का राइट नहीं है इंग्लिश मोर्गेज में भी। 4 कहता है एनोमेलस मोर्गेज। एनोमेलस मोर्गेज में क्या था? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर एक मोर्गेज से रिलेटेड मोर्गेज नहीं बनता, वहाँ 2 मोर्गेज कंबाइन होते हैं। तो कंबाइन करने में जब 2 मोर्गेज कंबाइन हो रहे हैं तो उसके फोरक्लोजर और उसके सेल की जो चीज़ है वो देखी जाएगी कि भाई दोनों में कंडीशन क्या बैठ रही है। डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ मोर्गेज। तो इसलिए इसमें हम नहीं कह सकते कि उसको फोरक्लोजर का राइट है या सेल का राइट है, या सिर्फ फोरक्लोजर का राइट है सेल का राइट नहीं है, या फिर सेल का राइट है फोरक्लोजर का राइट नहीं है, या दोनों ही नहीं है। ये हम कैसे कह सकते हैं? जब हमें उसकी कंडीशन का पता हो। तो एनोमेलस में हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते।
तब तक जब तक कि वो कंडीशंस ना पता चल जाए। ठीक। 5 कहता है मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसमें क्या है, इसमें फोरक्लोजर का राइट है, राइट नहीं है, लेकिन सेल करने का राइट है। टाइटल डीड में क्या है, फोरक्लोजर नहीं करा सकता वो, लेकिन उसे सेल करा सकता है। कौन? मोर्गेजी। 6 है कंडीशनल मोर्गेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंडीशनल मोर्गेज में फोरक्लोजर का राइट होता है, लेकिन सेल का राइट नहीं होता। ठीक है। क्या है, इन सब से ऊपर से अभी तक जो हमने पढ़ा है उनसे यहाँ पर पलट गया कि कंडीशन में फोरक्लोजर का राइट होता है, लेकिन सेल का राइट नहीं होता। तो ये बात कही गई है आपकी 67 में। ये था आपका सेक्शन 67। अब बात आती है सेक्शन 68 की। मैं इसमें आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही कराऊंगी, जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वही मैं बताऊंगी। सेक्शन 68 कहता है राइट टू सू फॉर मोर्गेज मनी। ये डील करता है कि मोर्गेजी कैसे अपना पैसा वसूल कर सकता है। कैसे करेगा? सूट फाइल करके, सिंपल सी चीज़ है। पर किस कंडीशन पे वो सूट फाइल करेगा, ये कंडीशन इसमें बताई गई है। इसमें 4 बातें आती हैं। पहली बात क्या आती है कि जब मोर्गेजर ने अपने आप को बाइंड किया है कि मैं पैसा दूंगा, लेकिन वो देता नहीं है, तब वो सूट फाइल कर सकता है मोर्गेजी। दूसरी कंडीशन है कि जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट होने जा रही है या वो नष्ट हो गई है, लेकिन उसमें मोर्गेजी का कोई फॉल्ट नहीं है, भाई उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने आप ही प्रॉपर्टी ऐसी हो गई है, मतलब डैमेज्ड हो गई है। ठीक। तब क्या है, वो अपनी मोर्गेज मनी लेने के लिए सूट फाइल कर सकता है। तीसरी बात ये है कि प्रॉपर्टी को मोर्गेजर की गलती से उसने खो दिया हो, तब भी वो सूट फाइल कर सकता है। और चौथी बात ये कहता है कि मोर्गेज डीड इस तरह तैयार की गई कि उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र मोर्गेजी को मिलना या लेकिन वो ट्रांसफ़र मिलना था, लेकिन वो ट्रांसफ़र हुआ नहीं। भाई उसको ट्रांसफ़र मिलना था प्रॉपर्टी का, लेकिन वो ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, तब भी वो क्या करेगा, मॉर्गेज मनी के लिए सूट फाइल कर सकता है। तो ये चारों कंडीशन 68 में बताई गई हैं। क्लियर? अब बात आती है इसमें 69 की। 69 कहता है राइट टू सेल। तो राइट टू सेल कब होगा? जब बंधककर्ता बिना कोर्ट आज्ञा से सिक्योरिटी को सेल कर देता है। ठीक। इसमें टाइम ड्यूरेशन कितनी दी हुई है? 3 महीने की टाइम ड्यूरेशन है उसे अदा करने की। ठीक है, ये हो गया आपका 69। इसके बाद 69 है, आप पढ़ लेना, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है उसमें। आप आ जाओ सीधे उसके बाद 81 पर, मार्शलिंग सिक्योरिटीज़। आपने 56 पढ़ा होगा। 81 और 56 एज इट इज़ सेम है, एज इट इज़। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है इसमें, सिर्फ माइन्यूट सा अंतर है कि जब आपने 56 पढ़ा होगा तो 56 में आपने क्या पढ़ा होगा कि भाई जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी गई थी। किसके द्वारा? मॉर्गेजर के द्वारा। ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी को जो मॉर्गेज की है उसे किसी थर्ड पर्सन को फिर से वही प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी वहाँ क्या करा, वहाँ उसने दूसरे बंदे को बेच दी, लेकिन यहाँ क्या करा, उसने तीसरे बंदे को वही प्रॉपर्टी फिर से मॉर्गेज कर दी। तो यही बात यहाँ 81 में इसी बात को बताया गया है। तो 56 और 81 एक साथ पढ़ लेना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा और बिल्कुल सटीक एकदम आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें आप आ जाओ 92 में। सेक्शन 92 क्या कहता है? प्रत्यासन। और इसमें डॉक्ट्राइन क्या आता है? डॉक्ट्राइन ऑफ
सब्रोगेशन। 92 में क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। इसमें 3 बातें आती हैं कि ये राइट किसका होता है। तो ये राइट उसका होता है जिन्हें मोचन का अधिकार होता है, यानी कि राइट टू रिडीम होता है। फिर ये कहता है कि ये तभी इफेक्टिव होगा जब मोर्गेज मनी दे दी गई हो, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद ये बताया गया है इसमें कि कब इफेक्टिव नहीं होगा, जहाँ फ्रेंडली एक्सपेक्ट के कारण धन अदा किया गया है। किसके कारण? फ्रेंडली एस्पेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें 93 है, 93 प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग्स में बताता है, इसीलिए यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ टैकिंग्स निकलता है, टैकिंग्स। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखना, बाकी कुछ इसमें ऐसा है नहीं। और 99 आता है इसके बाद, अटैचमेंट ऑफ मोर्गेज्ड मनी, ये भी आप पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। तो इसी के साथ मोर्गेज हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।